शरद पवार और अजीत पवार के बीच सियासी नूरा कुश्ती अरसे से जारी है। एक तरफ दोनों की सियासत अलग रास्ते पर है, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे लगे कि विवाद जारी है। और इस दौरान शरद पवार इतना खेल कर चुके हैं कि दोनों नेताओं के बीच खेल इतना हो चुका है कि अब भरोसा कर पाना कठिन है कि आखिर शरद पवार की सियासत क्या है। इन सब के बीच अजीत पवार ने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना नौटंकी था। उन्होंने कहा कि हम सभी लगातार शरद पवार को ये कह रहे थे कि हम लोगों को काम के लिए सरकार में जाना चाहिए। अजीत पवार ने रायगढ़ जिले में चल रही पार्टी की बैठक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम लोग साहिब से मिले और ये बात बताई भी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफे को लेकर हम 4 लोगों को पहले से पता था। शरद पवार ने कहा कि तुम सरकार में शामिल हो जाओ, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सुप्रिया सुले भी उस समय सरकार में शामिल होने के समर्थन में थी। उन्होंने शरद पवार के इस्तीफे को स्क्रिप्टेड बताते हुए कहा कि बुक प्रकाशन के मौके पर शरद पवार ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद लोगों का कहना है कि उनके समर्थन में लोग प्रदर्शन करें और इस्तीफा वापस मांगे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। इस्तीफा नहीं देना था तो इतनी नौटंकी क्यों? अजीत पवार ने दावा किया कि सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार ने सभी मंत्रियों को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके बाद दूसरे दिन विधायकों को भी मिलने के लिए बुलाया। बैठक में उन्होंने सारी बात सुनी और कहा कि ठीक है, हम बताते हैं। फिर बयान आने शुरू हो गए कि गाड़ी ट्रैक पर है। फिर 12 अगस्त को एक बिजनेसमैन के घर पर पुणे बुलाया गया। यहां पर मेरे अलावा शरद पवार, जयंत पाटिल और बिजनेसमैन थे। इस दौरान उन्होंने ये भी बोला कि सब कुछ ठीक होगा। अजीत पवार ने कहा कि आप लोगों के जरिए महाराष्ट्र को बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि उन पर केस होने के कारण वो बीजेपी के साथ गए और कई आरोप लगाए। मैं 32 साल से काम कर रहा हूं और मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही करता हूं। मैं भले ही संगठन का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन सबको पता है संगठन का काम कौन करता है और किसने किया। मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसके बाद 1 साल तक जेल में बिताकर जमानत पर बाहर निकले अनिल देशमुख ने बीजेपी पर अजीत पवार को शरद पवार के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया। अजीत पवार समेत राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के 8 अन्य विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के बाद जुलाई में एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। देशमुख ने कहा कि पूरा भारत और महाराष्ट्र जानता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद पवार और उनके साथियों ने हड़बड़ी में शिंदे सरकार ज्वाइन की। अनिल देशमुख ने कहा कि एनसीपी के बंटवारे के एक दिन पहले पीएम मोदी ने पार्टी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था। वहां मौजूद लोगों से पूछिए, क्या आप जानते हैं कि अजीत पवार ने अलग मार्ग क्यों चुना? देशमुख ने कहा कि वे उन परेशानियों का सामना नहीं करना चाहते थे जो मैंने किया। भाजपा ने अजीत पवार को शरद पवार के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए सुपारी दी है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के साथ मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का भी यही हाल है। एग्जिट पोल के नतीजों से ही भविष्य की सियासत की नब्ज टटोलकर कांग्रेस और आरएलडी के दर्जन भर से अधिक नेता और हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कई दलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इस ज्वाइनिंग के कई बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने जिन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई उनमें बनवारीलाल कंछल, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, सरदार मनजीत सिंह आरएलडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और इसके अलावा अशोक कुमार कुशवाहा, अवधेश कुमार सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। पंचायती राज अधिकारी रहे उमाशंकर मिश्रा आरएलडी छोड़ आरिफ महमूद ने बीजेपी ज्वाइन की। वेद प्रकाश शास्त्री ने आरएलडी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि कार्यकर्ताओं के हिसाब से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के नेता, विधायक, सांसद आज भाजपा में शामिल हुए। रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है और इसको लेकर पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। दूसरे दलों के नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करना इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसके पहले 28 नवंबर को अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने हजारों कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। लोकसभा चुनाव से पहले व्यापक पैमाने पर बीजेपी में ज्वाइनिंग बड़े सियासी संकेत की ओर इशारा कर रही है। वहीं उन्होंने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है। इसके पहले आरएलडी के 3 बड़े नेताओं ने एक साथ अपना इस्तीफा थमा दिया। लोकसभा चुनाव के पहले कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस के बीच झूल रहे जयंत चौधरी को इन नेताओं के इस्तीफे से तगड़ा झटका लगा है। तीनों ने चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा देने वालों में आरिफ महमूद, अमित कुमार पटेल, मनजीत सिंह शामिल हैं।
अमित कुमार पटेल रालोद के राष्ट्रीय सचिव थे। आरिफ महमूद रालोद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। अमित पटेल ने जयंत चौधरी को चिट्ठी में लिखा, पार्टी नेताओं की कार्यशैली ठीक न होने की वजह से, कभी किसी समस्या में फोन न उठाने आदि की वजह से इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि लखनऊ दिल्ली में बैठकर टीवी चैनल पर बैठकर कोई जमीन पर लोगों के बीच जाने का समय ही नहीं। आरिफ महमूद ने लिखा कि बीते 5 महीने से अल्पसंख्यकों को पार्टी में अपमानित किया जा रहा है। प्रकोष्ठ के लोगों को काम से दूर कर चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि मैंने आपको समस्या से अवगत कराया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, कमेटी ही भंग कर दी। इसके बाद भी मैंने अपनी बात रखी मगर कोई विचार नहीं किया गया। दूसरी ओर मंजीत सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अगस्त से अक्टूबर के दौरान 3 महीने में हुए घटनाक्रम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रालोद ने अपने बेस वोटर्स किसानों की आवाज उठाना भी बंद कर दिया। जो आवाज उठाना चाहता है उसे दबा दिया जाता है। मंजीत सिंह ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया। आज दुखी होकर भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। तीन राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से वोट कटुआ बनने की तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने अरविंद केजरीवाल की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो तुरंत अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपना एक तरह से आखिरी सियासी दांव चल दिया। हालांकि केजरीवाल ने यह दांव बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए चला है। असल में केजरीवाल का यह दांव पीएम मोदी की नकल भर है। शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी अपने 1 दशक के इतिहास में सबसे बड़ा संकट का सामना कर रही है। एक तरफ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे दिग्गज नेता जेल जा चुके हैं और अब खतरा खुद केजरीवाल पर भी मंडरा रहा है, जिनके कंधों पर पार्टी का पूरा दारोमदार है। हालांकि पहले कई मौकों की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने अपने संकट को शक्ति में बदलने की कोशिश की। भाजपा को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पीएम मोदी का ही एक जिताऊ फॉर्मूला अपना लिया है। पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया था। केजरीवाल ने नोटिस को अवैध बताया और केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने नहीं गए। हालांकि नोटिस मिलने के बाद से ही केजरीवाल आशंका जाहिर करते रहे कि सिसोदिया और संजय सिंह की तरह उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पार्टी इसके लिए जनता से राय शुमारी कर रही है कि यदि केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर तिहाड़ से ही सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल की ओर से पिछले दिनों किए गए ऐलान के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनमत संग्रह की शुरुआत की है। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार नारे की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने मैं भी केजरीवाल नाम से अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी 2600 बूथ के लिए 2600 टीम्स का गठन किया गया। इसमें मंत्री से लेकर आम कार्यकर्ता घर घर जाकर एक तरफ जनता से केजरीवाल के इस्तीफे पर उनका जवाब लेंगे और शराब घोटाला के आरोपों को भाजपा की साजिश बताएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा था कि चौकीदार चोर है। उन्होंने पीएम मोदी की ओर से खुद को देश के खजाने का चौकीदार बताने के बाद ये नारा दिया था। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस के इस वार को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने मैं भी चौकीदार का नारा दिया। भाजपा ने इसे जनता के बीच लोकप्रिय करने में सफलता पाई और नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसी तर्ज पर शराब घोटाला के आरोपों का मुकाबला करना चाहती है। केजरीवाल की कोशिश है कि जनता के बीच ये संदेश पहुंचाया जाए कि भाजपा विधानसभा चुनाव में नहीं हरा पाने की वजह से उनके नेताओं को फंसाकर जेल में डाल रही है। हालांकि केजरीवाल का ये अभियान सफल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि काफी खराब हो चुकी है और अब इसके लिए केजरीवाल सरकार में हुए घोटाले ही सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक तरफ 28 विपक्षी दलों का गठबंधन बना और दूसरी तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। इन सब के बीच राहुल गांधी को लगा कि उनके हाथ पीएम मोदी के मैजिक का तोड़ लग गया है और वे 3 हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर कूद पड़े। राहुल जहां गए हर कहीं यही बात करते रहे, लेकिन जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तो साफ हो गया कि जिस ओबीसी वोट के लिए राहुल गांधी इतना पसीना बहा रहे थे वही वोट कांग्रेस को नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस से ज्यादा ओबीसी वोट बीजेपी के हिस्से में आया। 3 राज्यों के ओबीसी वोटर्स का मूड बहुत दूर बिहार में बैठे नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जो जातीय जनगणना को मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रहे हैं। महिला, ओबीसी और आदिवासी वोटर्स ने छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक
बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। इसी बात से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस रेवड़ी छाप गारंटी की बात करती रह गई, लेकिन महतारी वंदन योजना ने छत्तीसगढ़ और लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में कमल खिला दिया। महतारी वंदन योजना के तहत हर महिला को 12,000, हर भूमिहीन खेतीहर मजदूर को 10,000 छत्तीसगढ़ में दिए जाने हैं। बीजेपी का ये वादा इतना काम आया कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी ये कबूल करना पड़ा कि बीजेपी ने इस मामले में हमसे एज ले लिया। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 1250 रुपए देने की शिवराज सिंह चौहान की योजना ने कमलनाथ की जमीन खिसका दी। कई एग्जिट पोल्स इसी वजह से बीजेपी की छप्पर फाड़ जीत का ऐलान करते दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि वो आसानी से सरकार बना लेगी, लेकिन हुआ उसके उलट। कांग्रेस बड़ी हार की तरफ जाती दिख रही है। विधानसभा के इन चुनावों में लोकसभा चुनाव के लिए कई संदेश छिपे हैं। एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा की वापसी और मध्य प्रदेश राजस्थान में भाजपा की जीत की संभावना है। अगर एमपी में फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती है तो इसका मतलब साफ होगा कि वहां सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह साबित होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी कायम है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के दम पर चुनावी अखाड़े में कूदी थी। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की राहुल गांधी की राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का वादा किया गया था। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट के लिए बड़े ही जोशीले अंदाज में यह मुद्दा उठाया था। एग्जिट पोल का अनुमान अगर नतीजों में साबित होता है तो इसका यही मतलब है कि जमीन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से लगभग 1/3 सीटें ओबीसी बाहुल्य हैं। यदि दोनों हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की वापसी होती है तो विपक्ष को भाजपा के खिलाफ 2024 के लिए नया हथियार तैयार करना होगा। हालांकि इसके लिए काफी समय बाकी है। इन चुनावों में एक बार फिर महिला वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होती दिख रही है। मध्य प्रदेश में 18,30,000 महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जो पिछली बार से 2% अधिक है। महिला लाभार्थियों ने स्पष्ट रूप से भाजपा की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का काफी महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है, जिसके जरिए सीधा उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाला जाता है। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, 2018 में बीजेपी 4 प्रमुख राज्यों में चुनाव की लड़ाई हार गई थी। इसके कुछ ही महीने बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीती थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी हो गए। राज्य छत्तीसगढ़ को छोड़ ज्यादातर एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया। 2 एग्जिट पोल में तो एमपी में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटों के आंकड़े दिखाए गए। वोटिंग से पहले राज्य में दावा यह किया जा रहा था कि कांटे की टक्कर है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो सर्वे करने वाली एजेंसीज अपनी पिछली नाकामी को छिपाने के लिए इस बार बहुत संभल कर चलती हुई दिखी हैं, जिस वजह से छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर सबने बताई, लेकिन बढ़त कांग्रेस को दिखाई। वजह 2018 का चुनाव है, जिसमें लगभग सभी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, लेकिन 2018 और 23 में काफी फर्क है। बीजेपी ने 3 राज्यों की कमोबेश एक जैसी रणनीति तैयार की थी, और वही रणनीति जब 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कामयाब होती दिख रही है, तो फिर यह बात गारंटी के साथ कही जा सकती है कि छत्तीसगढ़ में भी हवा कुछ वैसी ही है। लेकिन छोटे राज्य होने की वजह से सर्वे करने वाली एजेंसीज ने फूंक फूंक कर कदम रखना मुनासिब समझा। तीनों राज्यों के चुनाव में बीजेपी के द्वारा महिला वोटर्स पर फोकस किया गया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की शुरुआत की, और इस योजना का पहले से ही गेम चेंजर योजना इसे माना जा रहा था, और इसके तहत महिलाओं को 1,250 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। महिला वोटर्स ने इस बार भी जमकर वोटिंग की। एग्जिट पोल के रुझान के अनुसार महिला वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ऐसी ही एक योजना महतारी वंदन योजना का ऐलान किया, और साथ ही भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को 10,000 देने का वादा भी किया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए किसानों पर फोकस किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की घोषणा की। वहीं कांग्रेस इस मामले में भी बीजेपी से पीछे रह गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन पूरी तरह से सक्रिय रहा। अमित शाह लगातार बैठकें और मीटिंग करके विधानसभा चुनाव के लिए योजना बनाते रहे। पीएम मोदी ने भी खास ध्यान दिया। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में अलग अलग इलाकों में रैलियां की।
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सारे नेता एमपी में एक्टिव थे और कांग्रेस की तरफ से केवल कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ही सक्रिय दिखाई दिए। बीजेपी ने रणनीति के तहत आचार संहिता लगने से पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, सांसदों और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया। तब कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर खूब हमले भी किए, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि बीजेपी की ये रणनीति कामयाब रही। कांग्रेस के कई बागी नेता टिकट नहीं मिलने से अलग अलग पार्टियों या निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में चेहरे पर सस्पेंस बरकरार रखा, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को घोषित किए बिना चुनाव लड़ा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी ने यही किया ताकि गुटबाजी पर काबू पाया जा सके। इसलिए बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर दांव खेला और साबित हो गया कि पीएम मोदी का चेहरा अब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए अजेय है, जिसे हराया नहीं जा सकता। ये रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। चुनाव के पहले तक फील गुड महसूस कर रही कांग्रेस में एग्जिट पोल के नतीजों से ज्यादा पार्टी के आंतरिक आकलन ने खलबली मचा दी है। हालांकि अब तक ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अपने उम्मीदवारों को छिपाने की हड़बड़ी जरूर मच गई है। कांग्रेस को भी हॉर्स ट्रेडिंग का डर सताने लगा है। जाहिर है कांग्रेस कहीं भी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं करने जा रही। इसी वजह से उम्मीदवारों को रिसोर्ट में रखने का खेल शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे 5 राज्यों में कांग्रेस के विधायक चुनकर आते जाएंगे, उन्हें कर्नाटक के सुरक्षित ठिकानों तक कांग्रेस पहुंचा देगी। ऐसा ही कांग्रेस ने असम के विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था, जब कांग्रेस ने अपने और गठबंधन के विधायकों को रायपुर भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन अब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार सक्रिय हो गए। डीके शिवकुमार ने कहा कि आलाकमान यदि आदेश देता है तो वे 5 राज्यों के विधायकों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा सकते हैं और उन्हें तब तक दूर रख सकते हैं जब तक तस्वीर साफ न हो जाए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वे 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाती रहती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल अनुमानों में राजस्थान में सत्ता बदलाव का रिवाज कायम रहने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान है। कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार का अनुमान लगाया था, लेकिन महिलाओं और आदिवासियों का रुख कांग्रेस के खिलाफ होने की वजह से छत्तीसगढ़ में भी पेंच फंसा हुआ है। कड़े मुकाबले वाले मध्य प्रदेश में भाजपा भारी पड़ सकती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त पर है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार हैं और इन अनुमानों के बीच सभी की निगाहें अब 3 दिसंबर पर हैं, जब मतगणना के बाद असल चुनाव के नतीजे आएंगे। तेलंगाना में मतदान समाप्त होते ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल अनुमान सामने आए हैं। बीते 2 दशकों से हर बार सत्ता में बदलाव का रिवाज बनाने वाले राजस्थान में इस बार भी सत्ता बदलने के आसार हैं। विभिन्न संस्थाओं और टीवी चैनल्स पर 10 एग्जिट पोल अनुमानों में 5 ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई है, जबकि 1 में कांग्रेस सरकार की संभावना है। 2 में कांग्रेस को बढ़त और 2 में भाजपा को बढ़त मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के कड़े मुकाबले में 8 एग्जिट पोल अनुमानों में 4 में भाजपा को बहुमत मिलने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि 4 में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में अभी भाजपा सत्ता में है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा के 5 सीटें आगे रही थी और सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ में 9 एग्जिट पोल अनुमानों में भाजपा को किसी में भी सरकार बनने या बढ़त मिलने का अनुमान नहीं लगाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस को 4 में बहुमत और 5 में बढ़त मिलने के अनुमान व्यक्त किए गए हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में अब इस बार त्रिशंकु विधानसभा उभर सकती है।